हेलो, नमस्ते बच्चों। मेरा नाम वसुंधरा नरेंद्र पासी है और मैं चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला में शिक्षिका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि इतिहास का पाठ है 7वां। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है। एक बार फिर से एक बार उसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगी समाज में हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकियों की जरूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना नामुमकिन हो गया है। इसने हमारे जीवन को सरल ही नहीं, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। अगर आज हम देखेंगे तो हमारे जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे चारों ओर हर जगह टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो तकनीकी में उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास ही बहुत सारी उसका उदाहरण मिल सकता है। जैसे कि मेट्रो की स्थापना, रेलवे आरक्षण प्रणाली, इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, लगभग सभी क्षेत्र में आज हम देखेंगे तो अपने आप को हम ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हम कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई का सोच भी नहीं सकते थे, वो सब साकार हो चुका है। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण ही है टेक्नोलॉजी का, जो हम आपके सामने है। तो अगर हम देखें तो भारत की जो सरकार है वह बहुत ही जो तकनीकी का विकास है बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। साथ ही देश के विकास में अंतरिक्ष संगठन और बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो अपना मूल्यवान हिस्सा, या अगर हम लोग बोले तो वह अपना सहयोग निर्माण कर रही है, सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि उसी का एक उदाहरण जहां से टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, वह एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान क्या होता है? जहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजियों का निर्माण किया जाता है और मानव विकास के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान ये एक केंद्र का निर्माण किया गया था जो कि तुम्बा में है। तुम्बा यह कहाँ है बच्चों? तो ये केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास एक मछुआरों के गांव में स्थित है। पहले तो शुरुआती दौर में ये तब सुर्खियों में आया था जब वहां पर 1962 में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये आसान काम नहीं था बच्चों, क्योंकि उस समय वहां के बच्चों के लिए वहां पर विद्यालय था और वहां पे मछुआरों की बस्ती थी, जिनको हटाकर एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाना ये ना के बराबर ही था। परंतु बहुत सारे लोगों के सहयोग की वजह से वह कार्य संभव हो पाया। उसी में बहुत सारे लोग जो थे कार्यरत, उसमें से हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम भी थे, जिन्होंने पहले रॉकेट इंजीनियरों के दल में शामिल थे और उन्होंने अपना कार्य किया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1969 में तुम्बा में स्वदेशी बनावट वाले रोहिणी 75 या एक अग्नि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, मतलब अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद ही 1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से पहला भारतीय उपग्रह जो कि था आर्यभट्ट, उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। जब यह दो प्रक्षेपण हुए तब भारत को ऐसा महसूस होने लगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा उपग्रह भी सफलतापूर्वक भेजा जा सकता है, ताकि भू केंद्र से उपग्रह यह निर्माण करके दूर तक हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं और नए नए तकनीकी का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा आत्मविश्वास भारत सरकार को हो गया। तो उसी के बाद जो ये इसरो ने बहुत तरक्की की है। इसरो
इसका फुल फॉर्म ये है बच्चों, यह एक भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ है, बैंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंग्लिश शब्द है इसरो, ISRO। इसरो का संगठन यह कब बना, तो बच्चों 1969 में इसका संस्थापन किया गया। इन संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत है। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, समोच्च यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। संगठन को खड़ा करने का उद्देश्य ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास और दोहन करना है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं बच्चों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण के हर पहलू में प्रत्येक राष्ट्र में लागू किया गया है। जीवन के हर एक क्षेत्र में सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। तो उसी तरह वही सारे आविष्कार ये सब किसके वजह से कार्यरत हो चुका है, वह है अंतरिक्ष अनुसंधान की। आज हम देख सकते हैं हर एक जगह हमको टेक्नोलॉजी दिख रही है। तो इसी इसरो के बारे में हम लोग और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसरो, ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतरिक्ष में बहुत सारे अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलतापूर्वक साधित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा बहुत सारे अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए हैं। तो उन उपग्रहों की जानकारी हम लोग जानते हैं और यह जानकारी हासिल करते हैं, और उस उपग्रह को छोड़ने का वर्ष कौन सा है, किस वर्ष उसे छोड़ा गया, और उससे जुड़ी हुई जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों आर्यभट्ट। ये जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ये भारतीय उपग्रह का सबसे पहला भारतीय उपग्रह है, जो कि आर्यभट्ट नाम इसका रखा गया। इसे 1975 में रूस की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया या प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का सबसे पहला उपग्रह है। इसी उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद ही भारत सरकार को यह लगने लग गया कि नहीं, हम भी या भारत भी क्या कर सकता है, उपग्रह बनाकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं चित्र बच्चे, देखो यहाँ पर 1975 वहां पर उपग्रह जो दिया है पिक्चर उसका, वो है आर्यभट्ट, जिसको रूस की मदद से लेकर भारत ने अंतरिक्ष में वह उपग्रह छोड़ा गया था। दूसरे क्रमांक पर है भास्कर 1। आप पिक्चर देख सकते हैं भास्कर 1 की। उसके बाद अब ये जो भास्कर 1 था, ये 1971 में पृथ्वी की सतह की विविध बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीकी द्वारा साध्य हो, इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर 1 प्रायोगिक उपग्रह भारत में सोवियत यूनियन से भेजा गया। अब इसे भी सोवियत यूनियन की मदद से भेजा गया। अब ये इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये हम देखेंगे। देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु, इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीक विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था। अब इस तकनीकी के वजह से ये जो भास्कर 1 भेजा गया, इस तकनीकी के वजह से क्या क्या मदद मिली, तो हम देखेंगे बच्चों की इस तकनीकी की वजह से भूगर्भ का अर्थ है भूमि के नीचे वाला हिस्सा, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या स्थिति है वहां की, वह और पर्यावरण संबंधी तथा वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र का अर्थ है बच्चों फोटो, जो भी फोटो सैटेलाइट के थ्रू लिया जाता है उसे ही छायाचित्र बोलते हैं। तो उसी की वजह से
बहुत सारी जानकारी हासिल मिली, क्योंकि वो संभव नहीं है कि हम हर एक जगह जाएं और उससे समय भी वेस्ट होता है, मतलब समय भी अधिक लग जाता है और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। तब यह भास्कर 1 की वजह से ही हम यह सब छायाचित्र इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं। तो यह उपग्रह 1979 में अंतरिक्ष में भेजा गया। अब उसके बाद है भास्कर 2। भास्कर 2 भी सोवियत यूनियन की सहायता से भेजा गया था, जो कि 1981 में अंतरिक्ष में भेजा गया। उसके बाद है बच्चों एप्पल। एप्पल क्या है? यह 1981 में उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो द्वारा पूर्णतः भारत में बनाया गया यह पहला दूरसंचार उपग्रह था। तो ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, जो कि ये पूरी तरह से बिना किसी दूसरे देशों की हेल्प से, बिना किसी दूसरे देशों की सहायता के भारत ने यह पूरा उपग्रह भारत में ही तैयार किया, जो कि 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। एप्पल की वजह से ही भारत में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में यह एक कारगर सिद्ध हुआ, बहुत सहायता मिली, और साथ ही साथ आपातकालीन दूरसंचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य भी इसके माध्यम से पूरा किया गया। हम यहाँ पर फोटो देख सकते हैं एप्पल उपग्रह की, जहाँ पर जो वैज्ञानिक है उनके साथ दिया गया है। इसके बाद है इनसेट ए, इनसेट 1B। अब इसकी जो ये है इनसेट 1B, इस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 1983 में किया गया। अब इस कारण भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जलवायु का अनुमान बताना, अंतरिक्ष विभाग क्षेत्रों में क्रांति हो गई। मतलब इस वजह से, ये इनसेट 1B की वजह से बहुत सारा परिवर्तन हम अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसकी वजह से क्या क्या फायदा हुआ, वह सबसे पहले है 207 आकाशवाणी केंद्र एक साथ जोड़े गए सैटेलाइट की मदद से। फिर जहाज और विमान के आपातग्रस्तों की खोज एवं बचाव। देखो बच्चों, क्योंकि अगर सैटेलाइट नहीं होता तो ऐसी दुर्घटनाएं जो हर वक्त दुनिया में होती रहती है, तो हमें इसका पता नहीं लग पाता। परंतु ये सारे जो उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, इन्हीं के वजह से हमें बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं का पता चलता है जो कि हमें कभी पता नहीं लग पाता। तो ये जो इनसेट 1B थी, इसकी मदद से ही जहाज और विमान के आपातग्रस्तों की खोज एवं बचाव कार्य करने का कार्य सफल हुआ। उसी के साथ जलवायु का पूर्व अनुमान, मतलब कब बारिश होने वाली है, कब मौसम खराब होने वाला है, या कोई तूफान आने वाला है, इसकी हर एक जानकारी हमें इसके द्वारा मिल सकती है। तूफान की खोज एवं समीक्षा, टेलीमेडिसिन और शैक्षणिक संस्थानों के लिए मदद। अब टेलीमेडिसिन ये है कि मतलब जैसे अलग अलग मेडिसिन नहीं होने के बावजूद ऑनलाइन हम जो मेडिसिन, दवाइयाँ या उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, और जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए भी मदद इस इनसेट 1B की वजह से कारगर सिद्ध हुआ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की सलाह और इलाज यह शामिल हुआ इस खोज में। अब जैसे ग्रामीण, अब गांव में तो ऐसे जगह भी नहीं होती है, कोई गांव तो ऐसे होते हैं जहाँ पर लाइट नहीं होती है, या कुछ जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी ही पूर्ति नहीं हो पाती है, तो अस्पताल तो दूर की बात है। तो वहां पे भी इन उपग्रहों की वजह से ऐसे क्षेत्र जहाँ जो गांव खेड़े के इलाके हैं, वहां पर उसी सैटेलाइट के वजह से, उपग्रह की मदद से बहुत सारे जो मरीज है वह दूसरी जगह बैठे डॉक्टरों की सलाह वहां पर ले सकते हैं, या जो भी बीमारी है वो उनको मदद की जा सकती है, उनको निराकरण किया जा सकता है। इसी के साथ साथ दूरसंचार, जलवायु अनुमान और आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे अनेक क्षेत्रों में इसका फायदा हुआ।
अब यहाँ पर उसी के साथ साथ देखिए, हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट मतलब जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट का मतलब कोई डॉक्टर एक ही सेवा वाले रुग्णालय में इनका कार्य चलता है, तो फिर उन्होंने वहां पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर होती है उसकी भी सलाह दिया गया, इसी के माध्यम से, इंसेट 1B के माध्यम से। फिर आगे हम देखेंगे बच्चों की ये जो उपग्रह है, इनकी मदद से हमने और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में बढ़त हासिल की है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में प्रगति हासिल की है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो वो है रेल प्रतियोगिकी की प्रगति। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इंजन बनने की शुरुआत कहाँ हुई? तो यहाँ पर बंगाल के चितरंजन में रेल इंजन का निर्माण का कारखाना बनाया गया है, जहां पर छोटे बड़े हर एक पुर्जे वाले इंजन तैयार किए गए। वहीं जो बंगाल है, यहाँ पर से ही इंजन निर्माण का कारखाना बनाया गया, ऐसा है। इस कारखाने में विद्युत वाष्प डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण किया जाने लगा। वाराणसी के लोकोमोटिव वर्क्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया। यहाँ तैयार किए इंजनों का निर्यात अपने देश में ही नहीं और देश के बाहर श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, तंजानिया आदि में भी किया जाने लगा। 1984 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई। जैसे ऑनलाइन जो टिकट बुक करते हैं हम लोग बच्चों, उसकी शुरुआत 1984 में दिल्ली में इसकी व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1984 में ही सबसे पहले मेट्रो रेल की आरंभ हुआ या शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे की टेलेक्स सेवा क्या होती है। टेलेक्स सेवा ये है कि यहाँ पर मशीन दिख रही है, इस मशीन के द्वारा ये जो टंक मुद्रित मशीन है, इसके रूप में एक जगह से दूसरे जगह संदेश वहन करना, ये टेलेक्स सेवा का काम है। ये मशीन करती है, एक संदेश को दूसरे जगह संदेश भेजना, ये कार्य टेलेक्स सेवा करती है। तो अब देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा की शुरुआत 1963 मतलब 1963 में हुई। टेलेक्स सेवा यह सबसे पहले देवनागरी लिपि में 1969 में दिल्ली में आरंभ की गई। बाद में उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में हुआ। वर्ष 1990 के बाद जब इंटरनेट अस्तित्व में आया, तब यह टेलेक्स सेवा पूरी तरह से बंद हो गई। ये टेलीप्रिंटर है, और इसी के साथ साथ जैसे अब तो नए नए फैक्स मशीन, अब फैक्स का भी चलन बंद हो गया है जब से ये इंटरनेट ये सब आ गया है। उसके पहले यह मुद्रित संदेशों का आदान प्रदान की आधुनिक व्यवस्था थी उस समय। इसमें विभिन्न टेलीप्रिंटर या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को टेलीफोन से जोड़कर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। टेलेक्स नेटवर्क में भी टेलीफोन द्वारा वांछित नंबर डायल कर दो टेलेक्स मशीन को आपस में जोड़ा जाता है तथा मुद्रित सूचनाओं का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1963 में। फिर उसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो उपग्रही दूरसंचार केंद्र, जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि हम मोबाइल में बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा कि हम बचपन में खेलते थे कि एक माचिस का बॉक्स लेकर या कोई और चीजों से हम क्या करते थे, उसी में धागा बांधकर एक दूसरे मित्र को देते थे और एक अपने कान में लगाकर उसी को फोन बनाकर सुनते थे। तो वही तकनीकी की शुरुआत, या अगर हम लोग देखेंगे तो डेवलप्ड होकर वह दूरसंचार केंद्र के माध्यम से हम सबके सामने है। जो भी हम लोग मोबाइल के थ्रू उपयोग में लाते हैं, उसकी शुरुआत यह उपग्रही दूरसंचार केंद्र द्वारा ही संभव हो पाया है।
तो हम देखेंगे कि ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। तो ये कृत्रिम उपग्रह की वजह से ही देश के अंतर्गत दूरसंचार मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव हुआ है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में देशांतर्गत का अर्थ है कि देश के अंदर ही उपग्रही दूरसंचार भूकेंद्र शुरू किया गया, मतलब टावर लगाया गया जिसके माध्यम से कृत्रिम उपग्रह द्वारा सिग्नल या ट्रांसमीटर बिछाया जाएगा ताकि एक जगह से दूसरे जगह संदेश वहन किया जा सके, संदेश भेजा जा सके अथवा प्राप्त किया जा सके। उपग्रह की सहायता से संदेश भेजना तथा प्राप्त करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। इस केंद्र के स्थापित किए जाने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को भूकेंद्र स्थापित करना और उसका प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया। जब ये अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में यह उपग्रह का निर्माण भूकेंद्र में शुरू किया गया, तब जब यह सफल हुआ तब इसके बाद इसका प्रशिक्षण का अर्थ है बच्चों इसकी ट्रेनिंग। तो अलग अलग जगह ये जो टेकरा है ये बांधा गया, मतलब ये टावर खड़ा किया गया, जिस वजह से हम और आप आपस में संदेश एक दूसरे को भेजने में कारगर सिद्ध हो पाए या सफल हो पाए। वर्ष 1970 में पुणे के पास आरवी में अंतर्देशीय दूरसंचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र स्थापित किया गया। भूकेंद्र का अर्थ है जैसे हम लोग कोई भी कृत्रिम उपग्रह के द्वारा आपस में जो भी हमारे संदेश है आदान प्रदान कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1970 से ही शुरुआत कर दी गई ताकि जो भी हमारी बातचीत है वो अच्छी तरह से हम एक दूसरे का हाल खबर या एक जगह से बैठकर दूसरे देशों में या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी हम लोग संदेश एक दूसरे से ले और दे सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही पृथ्वी में जब वह भूकेंद्र का निर्माण किया जाता है तो कृत्रिम उपग्रह की मदद से ट्रांसमीटर और रिसीवर मतलब संदेश लेने वाला और संदेश देने वाला इन दोनों का कार्य आसान हो जाता है। अब उसी के साथ देखिए जब हम लोग पहले जो लोग थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उस समय के जो लोग थे उन्हें दूसरे की खबर मिलने की या उनकी जो परिजन थे उनकी खबर मिलने के लिए लगभग महीनों 2 महीनों साल भर भी लग जाते थे, परंतु उनका पता नहीं लग पाता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ तब एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पिन कोड। पिन कोड सबको पता है बच्चों की कहाँ पर होता है, जो लिफाफा होता है वहां पर किसी भी स्टेट का पिन कोड दिया जाता है या दूसरे देशों में भी पिन कोड का चलन है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन कोड की शुरुआत क्या हुई, पिन कोड होता क्या है। तो पिन कोड ये होता है कि डाक और तार विभाग ने 15 अगस्त 1972 को 6 अंकों की पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत की। पिन कोड का फुल फॉर्म है बच्चों पोस्टल इंडेक्स कोड। इसकी शुरुआत करने का माध्यम एक ही था, जैसे अभी बहुत सारे जगहों पर अब जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेम नगर, अगर हमें किसी का पते पर चिट्ठी भेजनी है तो ऐसे प्रेम नगर तो भारत में ही बहुत सारे जगहों में होगा, परंतु हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ पर है। तो पिन कोड की मदद से हर एक स्टेट वाइज, हर एक पोस्ट ऑफिस, हर एक डाकघर का, हर एक तहसील का एक कोड होता है जिसके माध्यम से हम उस जगह पहुंच सकते हैं। तो इस पद्धति द्वारा डाक वितरण की कार्य क्षमता को बढ़ाना एकमात्र पिन कोड का या पिन कोड की शुरुआत करने के पीछे लक्ष्य था। अब ये पिन कोड कैसे बनता है, इसका अर्थ कैसे होता है, कोडिंग कैसे की जाती है, ये हम लोग देखेंगे। 6 अंकों के पिन कोड का पहला अंक मुख्य विभाग दर्शाता है, दूसरा अंक उप विभाग तथा शेष 3 अंक यह स्थानीय डाकघर का स्थान दर्शाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में के लिए पहले 2 अंक है 40, 41, 43, 44। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो कांदीवली का ही अगर देखें तो 400067। तो 40 ये क्या है, ये महाराष्ट्र का है। हम कांदीवली कहाँ है मुंबई, और मुंबई कहाँ है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से कोडिंग दी गई है, कोड दिया गया है
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखो भारत को ये 9 हिस्सों में बांटा गया है। अब जैसे जम्मू कश्मीर को कोड दिया गया है 18-19, पंजाब हरियाणा को 14-16, 12-13, 11, राजस्थान को 30-34, गुजरात को 36-39, महाराष्ट्र को 40-44, कर्नाटका को 56, 57, 58, 59, इस तरीके से जोन वाइज बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पिन कोड को क्यों बनाया गया है, ताकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आसानी से जुड़ सके, उसे कुछ भी मुसीबत ना आए। तो ये एक एग्जाम्पल ही है टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से पिन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया गया है भारतीय डाक का, देखिए यहाँ पर 456001। तो अब इसको कैसे कोड दिया गया है, तो पहला जो अंक है 4, ये राज्य का कोड है। तो हम किस राज्य में संदेश भेजना चाहते हैं या डाक भेजना चाहते हैं, चिट्ठी भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो अंक होता है ये 6 डिजिट का पिन कोड है। सबसे पहला अंक है 4 जो कि राज्य दर्शाता है, फिर दूसरा अंक जिला दर्शाता है, और तीसरा अंक शहर दर्शाता है कि हम कौन से शहर में स्थित है या जो व्यक्ति को हम संदेश भेजना चाह रहे हैं वो किस शहर का है। उसके बाद लास्ट के जो 3 अंक है वो उस जो स्थानीय डाकघर है उसका पता बताता है या उसका नंबर ये होता है। तो इस तरीके से ये जो 6 पिन कोड दिया गया है उसका अर्थ है। इस तरीके से हम लोग कोई कहीं पे भी ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अगर हमें किसी जगह का पिन कोड नहीं पता है तो जब पिन कोड पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से उसको स्पीड पोस्ट से या डाक से हम लोग अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है ISD। ISD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो इसकी शुरुआत कब हुई बच्चों, तो 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना की गई। वर्ष 1976 में मुंबई तथा लंदन इन 2 शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि का अर्थ होता है बच्चों फोन संपर्क साधने वाले ISD सेवा प्रारंभ की गई। दूरध्वनि की तरह ही टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, रेडियो छायाचित्र जैसी बहुत सारी सेवाओं की शुरुआत भी इसी दौरान शुरू हुई। विजय संचार लिमिटेड BSNL ने 1990 में इंटरनेट की शुरुआत की, जो कि हम लोग देख सकते हैं आज हर एक व्यक्ति बिना इंटरनेट के अपने आप को अधूरा महसूस करता है। उसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की शुरुआत बड़े शहरों की संचार सेवा के लिए किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी जो कंपनी है उसी के साथ ही साथ इसका विस्तार होते होते आज हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी निजी कंपनियां भी है जिन्होंने ये सारी जो ISD इंटरनेशनल इंटरनेट फैसिलिटीज ये सब हम लोग देख सकते हैं कि बहुत हद तक विकसित हो चुकी है। उसके बाद है मोबाइल। अब मोबाइल जो अब हम देखते हैं मोबाइल भी क्या हो गए हैं, स्मार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जब जो मोबाइल शुरुआत की गई थी, फर्स्ट मोबाइल अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट मोबाइल जब उसकी शुरुआत हुई थी 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत या आरंभ हुआ था। उस समय जो मोबाइल हैंडसेट का प्राइस था वो था बच्चों 45,000 रुपए और एक कॉल दर प्रति मिनट 17 रुपए थी। तो जो सामान्य व्यक्ति था वो तो पूरी तरह उसके पहुंच से बाहर था। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी के वजह से ही अगर हम देखेंगे तो आज 4-5 हजार से लेकर हम लोग आराम से सस्ती दर में ही और फ्री कॉलिंग की सेवा का लाभ उठाने में बढ़त हासिल किए हैं। इसका श्रेय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को ही जाता है, जो कि अब हम ये सारी सेवाएं सस्ती हो चुकी है। प्रारंभ में तो ये सेवा बहुत ही ज्यादा महंगी थी, फिर जैसे 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 समय बीता और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ तो उसी तरह से
जो मोबाइल फोन था ये बहुत भारी था, अब धीरे धीरे यह दाम में भी कम होता चला गया और वजन में भी घटता चला गया। उसी के बाद देखेंगे हम लोग बच्चे की भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि है बीएसएनएल। बीएसएनएल फोन, इन्होंने इसकी शुरुआत कब की? 2000 में दूरसंचार की पुनर्रचना की गई, मतलब उसमें अलग 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 टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको पुनर्रचित किया गया। नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी या दूरसंचार विभाग के पास रखी गई, मतलब ये भारत सरकार ने इसका जो इसमें क्या क्या बदलाव लाया जाएगा, कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने पास ही रखी और ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल सेवा की स्थापना की गई। दूरध्वनि और सेल्युलर फोन इंटरनेट सेवाएं भी इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई और लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। फिर उसके बाद एक टेक्नोलॉजी का सशक्त उदाहरण अगर हम देखें तो ओएनजीसी है, जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, इसके खोज करने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि खनिज तेल जो कि जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है तथा प्राकृतिक गैसों की भंडारों की खोज करना, यह इसका लक्ष्य था। अब अगर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, खनिज तथा प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया गया। तो उसी के दौरान ही असम के डिगबोई में खनिज तेल के तथा गुजरात के अंकलेश्वर में प्राकृतिक गैस के भंडार है, ऐसा इसी तकनीक के वजह से जानकारी हासिल हुई। आगे चल के गुजरात के खंबाट की खाड़ी में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार भी हमें देखने को मिले और हमने उसका लाभ भी देश के लिए उठाया। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी ने वर्ष 1974 में सागर सम्राट इस ड्रिल शिप में सागरी छिद्रण यंत्र द्वारा बॉम्बे हाई परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल कुओं की खुदाई आरंभ की और इसी के साथ ही साथ इसके बाद इस क्षेत्र में 8,500 से अधिक तेल के कुएं एवं प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए। इस कारण भारत के खनिज तेलों के कुल उत्पादन में इस क्षेत्र का हिस्सा कुल प्रतिशत 38 तक पहुंच गया तथा देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकताओं में से 14% आवश्यकता इस क्षेत्र के कारण ही पूरी हुई। तो अब हम यहाँ पे ओएनजीसी की जानकारी हासिल करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि कोंकण रेल जो रेल और प्रौद्योगिकी है उसमें निर्माण जो रेल और प्रौद्योगिकी है उसमें किस तरीके से बदलाव हुआ। तो उसका सशक्त एग्जाम्पल हम लोग अगर उदाहरण देखेंगे तो कोंकण रेल है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1998 में, जो कि 4 राज्यों को जोड़ने वाला 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग शुरू किया गया था। आधुनिक भारत में के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। रेल यात्रा की आरक्षण व्यवस्था में कार्यक्षमता, अचूकता, सूत्रबद्धता आए। इस दृष्टि से वर्ष 1974 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्था आरंभ की गई थी। जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन टिकटिंग मतलब ऑनलाइन बुकिंग या 1984 में दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत की गई। उसके साथ ही साथ कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है। इस प्रकार भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार उन्नति की है, नए नए शोध कार्य किए हैं। भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत ने प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में शांति निर्माण करने के लिए ही किया है। भारत 21वीं शताब्दी में अग्रसर होने के उद्देश्य यह कार्य कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो उन्नति की है भारत ने, भारत की प्रौद्योगिकी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो मुंबई में भी लाइफलाइन ट्रेन को ही बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कोंकण रेल। कोंकण रेल 1998 में 4 राज्यों को जोड़ने वाला यह एक 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग शुरू किया गया। इस मार्ग में मतलब जब हम अगर कोंकण रेलवे में सफर करते हैं तो जाते वक्त उस
मार्ग के दौरान हमें 12 सुरंगें तथा 179 बड़े पुल तथा 1819 छोटे पुल हमें देखने को मिल सकते हैं। कारबुडे की 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे बड़ी सुरंग है। मतलब ये जो है कोंकण रेलवे की एक उद्देश्य, मतलब एक विशेषता है कि हमें ये सारी चीजें उस रास्ते में देखने के लिए मिलेगी। शरावती नदी पर 2065.8 सबसे बड़ा पुल है जिसकी लंबाई इतनी लंबी है। और रत्नागिरी के पास पनवल नदी पर बना 74 मीटर ऊंचा पुल सबसे बड़ा पुल है। ये कोंकण रेलवे का एक बोल सकते हैं हम लोग विशेषता है। अब यहाँ पर टेक्निक का भी एग्जाम्पल देखो कैसे किस तरीके से किया। भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है कि जब जो पृथ्वी के दबाव के आंतरिक दबाव की वजह से पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है, वो क्या होता है अपने आप ही दबाव के कारण जमीन में धंसता जाता है, तो उसे भूस्खलन कहते हैं। अब जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें अधिक नुकसान ना हो इसके लिए भूस्खलन होने वाले मार्गों पर इंजनों में क्या बिठाया गया है, सेंसर, ताकि उस सेंसर के थ्रू उनको जानकारी प्राप्त हो सके कि आगे खतरा है या बचा कैसे जाए। इस तरीके से वह इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे तो कोंकण रेल कहाँ से, ये जो वेस्टर्न घाट है बच्चों, यहाँ पर ही पूरा कोंकण रेल बिछा हुआ है जो कि मुंबई सीएसटी से स्टार्ट होकर मैंगलोर तक पहुंचा हुआ है। मतलब पूरे वो ट्रैक कवर करता है। वेस्टर्न घाट पूरा कोंकण रेलवे का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर बच्चों मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अपना लेक्चर और अपना ये पूरा लेसन यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? बच्चों, आवाज आ रही है?
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर।